वसुधैव कुटुंबकम के भाव से भारत G20 की अध्यक्षता के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बैठकों का आयोजन कर रहा है, जिसमें G20 के सदस्य देश, संबंधित कार्य समूह के सदस्य देश और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संस्थाएं हिस्सा ले रही हैं। और इसी क्रम में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक हैदराबाद में शुरू हुई। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक आज सुबह हैदराबाद में शुरू हुई और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के अब तक के 2 बैठकों की अध्यक्षता के तहत भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य ट्रैक के एजेंडे को आगे बढ़ाया। उन्होंने सभी के लिए उपलब्ध सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मौजूदा वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों और क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया। इससे पहले आज उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत सरकार 2030 तक सभी को स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सदियों पुरानी चिकित्सा पद्धतियों और प्रौद्योगिकी के विकास ने महामारी के प्रभावों को निपटने में मदद की। 3 दिवसीय बैठक 3 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है, जिसमें स्वास्थ्य आपात स्थिति की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया और सस्ती चिकित्सा सुविधाओं तक सबकी पहुंच हो और साथ ही साथ डिजिटल स्वास्थ्य का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। G20 के तीसरे स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक में लगभग 180 सदस्य, 10 आमंत्रित सदस्य और 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हिस्सा ले रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर भारत की अध्यक्षता में G20 के स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक गोवा में आज समाप्त हो गई। स्टार्टअप 20 एंगेज ग्रुप की ये बैठक तीसरी बैठक थी। स्टार्टअप 20 वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप और उद्यमिता के भविष्य को आकार देने, सहयोग बढ़ाने और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक प्रमुख अवसर के रूप में काम करता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज हैदराबाद में शुरू हुए तीसरे G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक की। हैदराबाद में आज ये बैठक शुरू हुई। इसका आयोजन 4 से 6 जून तक किया जा रहा है। इसके उद्घाटन सत्र की शुरुआत केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री SPS बघेल और स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने किया। यूनिवर्सल हेल्थ केयर सुनिश्चित करने के लिए G20 से बेहतर कोई और मंच नहीं हो सकता और वास्तव में भारत की G20 अध्यक्षता का जो आदर्श वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, ये इसी को जीवंत करता है। G20 सदस्य देशों के रूप में हमारी साझेदारी, विश्वास बनाने, ज्ञान को साझा करने, नेटवर्क बनाने और इसके सार्थक प्रभाव और परिणाम उत्पन्न करने के लिए एक साथ काम करने की सुविधा प्रदान करता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हैदराबाद में चल रहे G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के उद्घाटन समारोह की शुरुआत ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि हमेशा से ही भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन है कि भारत दुनिया का मेडिकल हब बने, इसलिए सरकार देश में हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जोर दे रही है। अपने संबोधन में उन्होंने हैदराबाद के जीनोम वैली का भी जिक्र किया, जहां से दुनिया की 33% वैक्सीन बनकर दुनिया के अलग अलग देशों में आपूर्ति की जाती है। उन्होंने कहा कि भारत में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। In ancient Sanskrit language, that means all world stays happy and free from all the diseases. It reflects India's long-standing tradition of taking care of prosperity and wellness. G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कोरोना जैसी महामारी के प्रभाव से निपटने के लिए सभी को मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने भविष्य के लिए वन हेल्थ सिस्टम बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि सुरक्षित और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा सबको मिले, इसके लिए दुनिया के देशों को एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि महामारी बैठकों का इंतजार नहीं करती, इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम महामारी से निपटने के लिए तेजी से काम करें। पेंडेमिक में एक अनुभव किया कि किस तरह से आपत्ति आती है तो क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये करके दिखाया। चाहे वो मेडिसिन का हो या फिर वैक्सीन का हो, सप्लाई गांव-गांव तक पहुंचाने में हम कामयाब रहे।
मुझे लगता है कि ये समिट के माध्यम से आगे आने वाली दिशा मिलेगी, चाहे वो प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस या रिस्पांस के लिए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, भारत डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में दुनिया में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जो 3 प्राथमिकताएं तय की हैं, उन पर सभी देश सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं और इस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। भारत की डिजिटल हेल्थ की और डिजिटल इकोसिस्टम की स्ट्रेंथ को G20 में ने बहुत बड़े तरीके से रिकग्नाइज किया है, उम्मीदें लगाई हैं। डिजिटल हेल्थ में हमारा देश बहुत ही देशों से आगे है और शायद सबसे ही आगे है, मैं तो कहूँगा। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं इस फ्रंट में, आज 5G है, कल इसके आगे जाएंगे, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये लेवल है, ये बहुत ऊपर जाएगा, तो रोबोटिक्स में आज यहाँ हैं, कल को आगे जाएंगे। तो ये सारी ही टेक्नोलॉजीज सारे विश्व में हर व्यक्ति को उपलब्ध हों, उसकी तरफ एक बहुत जोरों की कंसेंसस बन रही है भारत की लीडरशिप की। हैदराबाद में हो रहे G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया है। प्रदर्शनी में ICMR, टीकाकरण, डिजिटल हेल्थ मिशन सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां से लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी मुहैया हो रही है। बैठक के दौरान होने वाले कार्यक्रमों में शोध, विकास और नवाचार पर जोर दिया जाएगा। G20 तीसरे स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक में लगभग 180 सदस्य, 10 आमंत्रित सदस्य और 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हो रहे हैं। हैदराबाद से नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। एक स्वस्थ और प्रेरक विश्व के निर्माण के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल की क्षमता का समर्थन, उपयोग और सुविधा प्रदान करने के लिए G20 से बेहतर मंच नहीं हो सकता। हैदराबाद में आयोजित तीसरे स्वास्थ्य कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक 3 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है, जिनमें स्वास्थ्य आपात स्थिति की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया, सस्ती चिकित्सा सुविधाओं तक सबकी पहुंच और डिजिटल स्वास्थ्य शामिल है। स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक के बारे में हमारे संवाददाता नितेन सिंह ने खास बातचीत की नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल से। इस वक्त हमारे साथ है नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल। सर, भारत ने 3 प्राथमिकताएं तय की हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में। पहली प्राथमिकता है आपातकाल को लेकर कि कैसे एक अगर महामारी हो तो इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो एक ग्लोबल आर्किटेक्ट बना जाए। कहाँ तक हम पहुंचे हैं? 2 मीटिंग अब तक हो चुकी है। G20 की इंडियन प्रेसिडेंसी के दौरान क्लियरली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ रिलेटेड एजेंडा उभर के आया है और पहली प्राथमिकता है वो कि फ्यूचर में जब हेल्थ इमरजेंसी आएगी, जैसे हमने एक भयानक इमरजेंसी सबने फेस करी है, तो दुनिया को कैसे तैयार रहना चाहिए, कैसे डिटेक्ट किया जाए। तो पहली प्राथमिकता है कि हम प्रिवेंट कैसे करें, प्रिपेयर कैसे हों, रिस्पांस कैसे करें। और उसमें जो भारत ने एजेंडा तय किया और सबको मनाया कि इसमें हम वन हेल्थ अप्रोच लेंगे। वन हेल्थ से मतलब होता है कि ह्यूमन हेल्थ, मानवता की इसकी स्वास्थ्य के अंडरपिनिंग, एनिमल हेल्थ, चाहे वो लाइफ स्टॉक है, चाहे वाइल्ड एनिमल है, और फिर प्लांट और एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड जो लाइफ है, ये सब एक ही कंटिन्यूम है। एक वायरस इधर होता है, उधर जंप करता है, और ये भी हमने देखा कि कोविड का जो वायरस है ऐसे ही आया। तो क्लियरली एक फोकस है कि ऐसी प्रिपेयर्डनेस के लिए हम कैसे तैयार हों, हम इंफॉर्मेशन कैसे शेयर करें, हम एक बहुत अच्छा सर्वेलेंस सिस्टम कैसे तैयार करके रखें। डिजिटल हेल्थ एक एजेंडा है और हम जानते हैं कि फ्यूचर में डिजिटल हेल्थ का बड़ा उपयोग होगा जब हम यूनिवर्सल हेल्थ की जो लक्ष्य को पाने के लिए करेंगे। भारत ने कोविन को पब्लिक गुड माना, ई-संजीवनी को माना, जो यूविन है उसको भी वो दूसरे को ऑफर करा। तो इस तरह के कैसे आप देखते हैं कि बाकी देश भी शेयर करें और आगे बढ़ें इसमें? भारत की डिजिटल हेल्थ की और डिजिटल इकोसिस्टम की स्ट्रेंथ को G20 में ने बहुत बड़े तरीके से रिकग्नाइज किया है, उम्मीदें लगाई हैं। और डिजिटल हेल्थ के उपलक्ष्य में जो बातें आपने कही बिल्कुल वैलिड हैं। डिजिटल हेल्थ में हमारा देश बहुत ही देशों से आगे है और शायद सबसे ही आगे है, मैं तो कहूँगा। ये तो बिल्कुल रिकग्नाइज हो रहा है कि डिजिटल हेल्थ इज अ श्योर फ्यूचर पार्ट ऑफ एनी हेल्थ सिस्टम। ये भी क्लियर है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए डिजिटल हेल्थ एक एनेबलर बनता है, कॉस्ट कम कर देता है, रीच बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है।
तो इसके ऊपर इन्हीं बातों को लेके एक चर्चा जो हो रही है, उसमें G20 का ये समूह जो है वो एग्री करता है कि मिलके काम करें, जिसके पास जो टूल्स हैं, सर्विसेज हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो शेयर करने का प्लेटफॉर्म बने, और जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज़ आती रहती हैं इस फ्रंट में, आज 5G है, कल इसके आगे जाएंगे, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये लेवल है, ये बहुत ऊपर जाएगा, तो रोबोटिक्स में आज यहाँ हैं, कल को आगे जाएंगे, तो ये सारी ही टेक्नोलॉजीज़ सारे विश्व में हर व्यक्ति को उपलब्ध हों, उसकी तरफ एक बहुत जोरों की कंसेंसस बन रही है भारत की लीडरशिप पे। ये थे डॉक्टर बीके पॉल, मेंबर नीति आयोग। तो इन्होंने कहा कि डिजिटल हेल्थ के सेक्टर में भारत दुनिया भर में आगे है और भारत दूसरे देशों को भी इस क्षेत्र में मदद कर रहा है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, हैदराबाद। और 3 दिन तक मंथन होगा कि कैसे सबके लिए स्वास्थ्य और कैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के सहयोग से मानवता के कल्याण के लिए बेहतर काम किया जा सके, वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ किया जा सके। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन जैड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि G20 की इस स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक पर करीबी नज़र रखे हुए हैं। मदन मोहन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये 3 दिन की बैठक है, 3 दिन का जो ये मंथन है, 3 प्रमुख लक्ष्य रखे गए हैं, चाहे वो आपात स्थिति की रोकथाम की बात हो, या फिर तैयारी और प्रतिक्रिया की बात हो, या फिर डिजिटल हेल्थ की बात हो, किस रूप में देख रहे हैं कि भारत की विशेषज्ञता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सदस्य देशों से एक दूसरे को साझा करने में मदद मिलेगी, और कैसे अन्य देशों की तकनीक और विचार से भारत को लाभ मिल सकता है? देखो, बहुत सारी बातें इस फोरम पर भी की गई। एक सबसे बात है कि इस G20 के मंच के माध्यम से भारत दक्षिणी ग्लोबल साउथ हम जिसे बोलते हैं, उन देशों की भी आवाज उठा रहा है। वो जो देश है, करीब 78 देश हैं, उनकी आवाज को भारत ने इस मंच पर उठाने की कोशिश की है। जैसे अगर हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ नए फैसले होते हैं, कुछ नई सहमति बनती है, तो G20 मंच के माध्यम से उनको एक वैश्विक योजना बनाने में मदद मिलेगी। तो जो फैसले G20 के मंच पर होते हैं, उन्हें फ्यूचर में बाद में विश्व स्वास्थ्य महासभा में रखा जाता है। इसके जरिए तो एक वो वैश्विक नीति बन जाती है। वो वैश्विक नीति फिर आखिर सबके काम आती है। तो हमारा जो फोकस है, जो ग्लोबल साउथ देश हैं, जिन पे हम लगातार हर मंच पे आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उन देशों के लिए भी एक नई पहल होगी अगर इस तरह की शुरुआत बनती है। जैसे डिजिटल हेल्थ की अगर हम बात करें, तो डिजिटल हेल्थ में ये प्रस्ताव भी भारत की तरफ से दिया जा रहा है कि एक ऐसा फंडिंग, ऐसा एक कोर्स बनाया जाए जिससे जो गरीब देश हैं, जो छोटे देश हैं, उनको अपना हेल्थ केयर सेक्टर के लिए अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में मदद मिले। तो मुझे लगता है कि ये जो एक पहल है भारत की तरफ से, भारत की G20 की अध्यक्षता में एक पहल हो रही है, इस पहल के कई मायने हैं। और इससे न सिर्फ जो G20 के देश हैं वो आपस में उनको फायदा होगा, बल्कि जो दूसरे देश हैं, विश्व के जो दूसरे देश हैं, जो हाशिए पे जो देश हैं, जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, उनको भी एक बड़ा फायदा होने जा रहा है। मदन मोहन जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि 3 प्रमुख लक्ष्य रखे गए हैं कि एक तो किसी तरीके से महामारी का खतरा अभी नहीं खत्म हुआ है। भारत ने खुद वैक्सीन की आपूर्ति ऐसे देशों को की जो कि तकनीकी रूप से कहीं ना कहीं सक्षम नहीं थे, और उसका असर भी दिखा। एक सवाल ये कि जो 3 लक्ष्य हैं, आपात स्थिति की रोकथाम या फिर तैयारी और प्रतिक्रिया किस तरीके से दी जाए, इन सब मुद्दों पर क्या कुछ मंथन चल रहा है, और कैसे भारतीय विशेषज्ञता एक बार कहीं ना कहीं विश्व के लिए उदाहरण के रूप में सामने आ रही है? जैसे जो आपात स्थिति की तैयारियां हैं, वो 2-3 किस्म की हैं। पहले तो यह है कि हमें अपना बुनियादी हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करना होगा। इसके अलावा जो इस तरह की महामारी आने की जो खतरा है, जो खतरा हमेशा बना रहा हुआ है, उसके लिए जो बेसिक रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत करना होगा, ताकि जब भी जरूरत पड़े हम कोई नई दवा या जो कोई टेस्ट किट या फिर कोई वैक्सीन बना सकें। तो इसके लिए भी एक जरूरत। तीसरा है कि जो डिजिटल सर्विसेज आजकल सबसे ज्यादा मजबूत हो गए हैं, इन डिजिटल सर्विसेज का फायदा किसी भी देश के लिए या पूरी दुनिया के लिए कैसे अंतिम पायदान के आदमी तक पहुंचे, उसके लिए जो तैयारी करनी है, उस दिशा में भी काम करना है। तो मुझे लगता है कि जो तीनों लक्ष्य रखे गए मीटिंग में, या जिन 3 बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, वो तीनों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये ऐसे चीजें हैं कि इनके इस्तेमाल से, इस तरह की तैयारियों करने से हम जो कोविड जैसी महामारी अगर कभी भविष्य में आती है, तो उसका बहुत ही आसानी से, बहुत ही निडर होकर मुकाबला कर सकेंगे। जी, अगर देखें तो G20 के तहत एंड टू एंड
MCM जिसको कहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था बने जो कि ये जापान का जो G20 का इसके पहले वर्किंग ग्रुप की बैठक रही उसमें इस बात की पुष्टि भी की गई थी। एंड टू एंड ग्लोबल MCM कैसे सुनिश्चित हो, एक ऐसा इकोसिस्टम बने कि जिसका लाभ सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद को हो, इस पर क्या उसके कुछ पीछे यही एक लक्ष्य हाँ, ऐसा फोरम बने, एक ऐसा मंच बने जो शुरू से लेकर आखिर तक, चाहे वो एक बीमारी का सर्विलांस का पता लगाने से लेके, सबसे पहला काम होता है कि अगर कोई बीमारी फैल रही है तो उसको पहले समय पर पता लग जाए कि ये बीमारी कहाँ फैल रही है, ये क्या वायरस है, उसकी जांच हो जाए, उसके जांच होने के बाद उसकी डायग्नोस्टिक किट बन जाए, उसके बाद उसकी दवाएं बन जाए और उसकी वैक्सीन बन जाए। तो शुरू से लेकर आखिर तक का जो एक सिस्टम है महामारी से लड़ने का, इस तंत्र को विकसित करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाने की बात इसमें की जा रही है कि जो पूरा ग्लोबली वैलिड हो, जिसमें हम पूरी दुनिया जुड़े हो। कोरोना के दौरान जब कोरोना महामारी आई तो कई ऐसी पहले शुरू की गई, कई ऐसे रिसर्च को साझा किया गया, लेकिन वो व्यवस्था जब की गई थी तो वो महामारी के दौरान की गई थी। और जैसे आपने नोट किया होगा कि इसमें स्वास्थ्य मंत्री भारती पवार जी ने ये भी कहा कि हमें जो तैयारी करनी है वो महामारी शुरू होने के बाद नहीं करनी है, हमें वो तैयारियां पहले से ही रखनी है। अगर वो तैयारियां पहले से ही रखनी होंगी तो इस तरह की जब भी महामारी आएगी तो उसका मुकाबला बहुत ही बेहतर तरीके से किया जा सकता। जी, आप हमारे साथ बने रहें, हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन बुलेटिन में वक्त हो चला है बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज़। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग बनाता है, कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है, खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं G20 की हैदराबाद में चल रहे हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक की, जिसमें बेहद अहम तरीके से इन मुद्दों पर चर्चा हो रही है कि किस तरीके से वैश्विक स्तर पर लोगों को महामारी की स्थिति हो या फिर कोई ऐसी स्थिति हो जिसमें अन्य देशों की विशेषज्ञता हो या फिर तकनीक हो या फिर विचारों के ही आदान प्रदान से एंड टू एंड मेडिकल कंट्रीब्यूशन एक दूसरे देशों को पहुंचाया जा सके। एक और बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई है स्टार्टअप की, 2 दिन की ये बैठक खत्म हुई है गोवा में। अब हम बात करेंगे उसकी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक गोवा में संपन्न हुई, जिसमें प्रतिनिधियों ने ओडिशा रेल हादसे में हताहतों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। ऐसी ही संवेदना हैदराबाद के हेल्थ वर्किंग ग्रुप में भी व्यक्त की गई थी। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक के समापन के मौके पर इस कार्यक्रम में समन्वयकर्ता संयुक्त सचिव आशीष सिन्हा ने कहा कि शुक्रवार को हुए रेल हादसे के कारण बैठक गमगीन माहौल में हुई। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिनिधिमंडलों ने हताहतों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। स्टार्टअप 20 एंगेज ग्रुप की यह तीसरी बैठक थी। स्टार्टअप 20 वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप और उद्यमिता के भविष्य को आकार देने, सहयोग बढ़ाने और विचारों के आदान प्रदान करने का एक प्रमुख अवसर प्रदान करता है। और गोवा में स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक के दूसरे दिन वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप्स के विकास और सहायता की दिशा में सहयोग और प्रयासों को मजबूत करने के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और डॉक्टर चिंतन वैष्णव स्टार्टअप 20 के अध्यक्ष के बीच बेहद विस्तारपूर्वक हुई, जिसमें प्रमुख कार्यसूची और रणनीतिक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित किया। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 गोवा संकल्प आज तटीय राज्य गोवा में संपन्न हुआ। स्टार्टअप 20 के अध्यक्ष डॉक्टर चिंतन वैष्णव ने समापन प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि यह सिफारिश की गई है कि 2030 तक स्टार्टअप्स में $1 ट्रिलियन, जो वैश्विक जीडीपी का 1% है, का निवेश किया जाना चाहिए। सिफारिशों में स्टार्टअप डेफिनेशन फ्रेमवर्क, ग्लोबल नेटवर्क का निर्माण भी शामिल है। केंद्र और SDG केंद्रित स्टार्टअप में प्रभाव के लिए एक ढांचा तैयार करना। इस मौके पर विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव आशीष सिन्हा ने कहा कि G20 के प्रतिनिधियों ने ओडिशा ट्रेन दुर्घटना के लिए शोक व्यक्त किया।
बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के JS मनमीत नंदा और DPIIT के निदेशक सुमित कुमार भी उपस्थित थे। At the end of this meeting, it does feel like we are at a moment where we can, across the G20 nations and beyond, we can scout startups globally, we can fund them collaboratively, we can mentor them contextually, and we can scale them internationally. रॉयल हाइनेस प्रिंस फहद बिन मंसूर बिन नासिर बिन अब्दुल अजीज अल सौद ने स्टार्टअप 20 में सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व किया। दूरदर्शन से बात करते हुए उन्होंने अपने देश द्वारा स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम का समर्थन करने वाली पहलों की चर्चा की। We are lucky to have Vision 2030 in our kingdom that is supporting the startup ecosystem and other ecosystems as well, and we're looking forward to share our best practices with all the nations. गोवा संकल्प में कई स्टार्टअप्स ने अपने अभिनव उत्पादों का प्रदर्शन किया। दूरदर्शन ने अरिस्टा वर्ल्ड स्टार्टअप्स के संस्थापक से बात की। गुड़गांव स्थित स्टार्टअप अरिस्टा वॉल्ट ने महिलाओं के लिए शेबॉट नामक एक स्मार्ट वॉलेट विकसित किया है, जिसे चोरी या खो जाने की स्थिति में फोन के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है। In India, we are third largest unicorn producers in the world, and this has all happened because of the constant support of government. As the example is, we are an innovative startup, and we got support by Ministry of Electronics and IT in the ESDM scheme. We have got funding, we have got lab support. The initiative are really splendid, and it is right now it is showing the results. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 वर्षों में स्टार्टअप ने बड़ी छलांग लगाई है, जो भारत की एक बढ़ती सफलता की कहानी है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 115 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ साथ 92,683 स्टार्टअप चल रहे हैं। अकेले वर्ष 2022 में 26,542 संस्थाओं को स्टार्टअप्स के रूप में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए DD न्यूज। तंदुरुस्ती बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है। बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस F के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं, जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस, तो प्लस F और थोड़ा कम, है ना सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे थे गोवा में आयोजित और संपन्न हुए स्टार्टअप 20 की। बैठक एक सकारात्मक नोट पर समाप्त हुई, जिसमें प्रतिनिधियों ने नीति विज्ञप्ति में उल्लिखित लक्ष्यों को साकार करने के लिए उत्साह और प्रतिबद्धता व्यक्त की। ये समझौता स्टार्टअप 20 समुदाय के विश्व स्तर पर स्टार्टअप की खोज, उनमें सहयोग, वित्त पोषण, प्रासंगिक रूप से सलाह देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका विस्तार और विश्वास हासिल करने का प्रयास दर्शाता है। G20 देशों ने एक जीवंत और संपन्न वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम की स्थापना के लिए मंच तैयार करने पर सहमति जताई और इस दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम भी बढ़ाया है। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।